दुनिया में 190 से ज़ायद मुल्क हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पैदा होना ही एक ऐसी कैद का आगाज़ है जिसे आप अपनी मर्जी से छोड़ भी नहीं सकते। एक ऐसा मुल्क जहां हुकूमत की बिना इजाज़त के सरहद क्रॉस करना कानूनी तौर पर गद्दारी माना जाता है और इसकी सज़ा है लेबर कैंप में जिल्लत भरी ज़िंदगी या फिर सीधी मौत। यह है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा मुल्क जहां एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट परमिट की ज़रूरत पड़ती है। हर मर्द के लिए कम से कम 10 साल आर्मी में देना लाजमी है। मीडिया पर 100% स्टेट का कब्जा है और फ्री स्पीच नाम की किसी चीज़ का यहाँ वजूद ही नहीं। लेकिन इस निज़ाम का सबसे खौफनाक पहलू 3 जनरेशन पनिशमेंट का कानून है। सोचिए, अगर दादा कोई जुर्म करे तो उसकी सज़ा उसका बेटा और पोता भी भुगतेगा। 2009 में एक ऐसा ही खौफनाक वाक़या सामने आया जहां सिर्फ घर से बाइबल मिलने पर एक 2 साल के मासूम बच्चे को भी वालिदैन के साथ उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। बाहर की दुनिया का कोई सिनेमा, कोई किताब या फॉरेन कंटेंट देखना यहाँ मौत को दावत देने के बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट यहाँ कदम रखे तो उस पर 24 घंटे नज़र रखी जाती है। कुछ साल पहले ओटो वाम्पियर नाम के एक अमेरिकन टूरिस्ट ने सिर्फ होटल की दीवार से प्रोपेगेंडा पोस्टर उतारने की गलती की थी। उसे 15 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाएगी और जब वो वापस अमेरिका पहुंचा तो वो वेजिटेटिव स्टेट में था और कुछ ही दिनों में उसकी मौत वाक़या हो गई। आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे आइसोलेटिव और सिक्रेटिव मुल्क बन चुका है? ऐसा क्या निज़ाम है जिसने इस पूरे मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन बना दिया है, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है? आइए समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1945 में जाना होगा। उस वक्त जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार दी थी और उसका कोरिया पर 35 साल पुराना कब्जा खत्म हो गया था। कोरियन लोग आज़ादी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कोरिया को टेम्पररी तौर पर 38 पैरेलल के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आज के नॉर्थ कोरिया का हिस्सा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में चला गया और साउथ कोरिया का हिस्सा अमेरिका के। ये टेम्परेरी डिवीजन धीरे धीरे परमानेंट बन गई। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसके अलाइज साउथ कोरिया की मदद के लिए आए, जबकि चाइना और सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया का साथ दिया। 3 साल की खूनी जंग के बाद 1953 में फायरिंग तो रुक चुकी थी, लेकिन पीस ट्रीटी कभी साइन नहीं हुई। इसका मतलब आज भी टेक्निकली नॉर्थ और साउथ कोरिया जंग की हालत में है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया में किम इल संग की लीडरशिप मजबूत होती गई। उन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं चलाई, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां लीडर को एक मुकद्दस शख्स के तौर पर पेश किया जाने लगा। स्कूलों में बच्चों को किम फैमिली की तारीफ सिखाई जाती थी। रेडियो, टेलीविज़न और अखबार सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा खबरें दिखाती थी। बाहर की दुनिया को दुश्मन और नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बताया जाता था। किम इल संग के बाद उनके बेटे किम जोंग इल और फिर उनके पोते किम जोंग उन हुक्मरान बने। दुनिया के बहुत से कम्युनिस्ट मुल्कों में लीडरशिप बदल गई, लेकिन नॉर्थ कोरिया में हुकूमत एक ही खानदान के अंदर चलती रही। इसी वजह से आज भी किम फैमिली नॉर्थ कोरिया की सियासत की मरकज़ है। लेकिन सिर्फ एक डिक्टेटर किसी मुल्क को बंद नहीं रख सकता। इसके लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जो हर वक्त अपने लोगों पर नजर रखे। नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी ताकत उसका सर्वेलियंस सिस्टम है। यहाँ लोग पुलिस से नहीं डरते, बल्कि कभी कभी अपने पड़ोसियों से भी डरते हैं। डिफेक्टर्स के मुताबिक हर मोहल्ले में लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं जो अपने इलाके के लोगों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती हैं। अगर कोई शख्स गैर मामूली हरकत करे, बहुत सवाल पूछे या अचानक बॉर्डर के करीब जाने की कोशिश करे तो उसकी रिपोर्ट अथॉरिटीज़ तक पहुँच सकती है। यहाँ तक कि कई लोग खुलकर अपने दोस्तों से भी सियासी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो कोई इन्फॉर्मर ना हो। जब एक सोसाइटी में भरोसा ख़त्म हो जाए तो भागने का प्लान बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में आम शहरी को ग्लोबल इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं होती। इसके बजाय वो सिर्फ एक स्टेट कंट्रोल इंटरनल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, जहां हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट्स और इंफॉर्मेशन ही मौजूद होती है। दुनिया की अक्सर वेबसाइट, इंटरनेशनल न्यूज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनकी दस्तरस से बाहर होते हैं। इसलिए बहुत से नॉर्थ कोरियन को बाहर की दुनिया के बारे में बहुत महदूद मालूमात होती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के कुछ स्टेट अप्रूव्ड स्मार्टफोन यूज़र की एक्टिविटी के स्क्रीनशॉट वक्त ब वक्त खामोशी से रिकॉर्ड करते रहते हैं। ये स्क्रीनशॉट फ़ोन की एक हिडन फोल्डर में सेव होते रहते हैं, जहां आम यूज़र की रसाई नहीं होती। इससे अथॉरिटी ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन की एक्टिविटी का जायज़ा ले सकते हैं।
सफ़र पर भी सख्त पाबंदियां हैं। दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में आप अपनी मर्जी से किसी भी शहर जा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कुछ इलाकों के लिए ऑफिशियल परमिशन दरकार होती है। बॉर्डर के करीब रहने वाले इलाकों में सिक्योरिटी और भी ज़्यादा सख्त होती है। अथॉरिटीज़ जानती हैं कि अगर कोई शख्स बार बार उन इलाकों का रुख कर रहा है तो मुमकिन है उनका मकसद मुल्क से फरार होना है। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफ पैदा करती है 3 जनरेशनल पनिशमेंट की पॉलिसी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और डिफेक्टर्स के मुताबिक अगर कोई शख्स एस्केप की कोशिश करते हुए पकड़ा जाए तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके करीबी घर वालों को भी सख्त प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत से लोग अपनी जान से ज़्यादा अपने माँ बाप और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच कर खामोश रहते हैं। यानी नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी दीवार कंक्रीट या स्टील की नहीं बल्कि डर की दीवार है। लेकिन मान लीजिए किसी ने इन तमाम रुकावटों के बावजूद भागने का फैसला कर लिया। अब सवाल पैदा होता है वो किस तरफ जाएगा? साउथ की तरफ जहां डीमिलिटराइज्ड जोन, लैंड माइंस और हजारों सोल्जर्स उसका इंतजार कर रही हैं, या नॉर्थ की तरफ जहां सिर्फ एक दरिया के बाद चाइना है लेकिन वहां से पकड़े जाने पर नॉर्थ कोरिया वापस भेज जाने का खतरा भी मौजूद है, या फिर ईस्ट की तरफ जहां समंदर, नेवल पेट्रोल्स और सर्दी उसके सबसे बड़े दुश्मन है, या फिर वेस्ट की तरफ जहां येलो सी के रास्ते भागना भी किसी सुसाइडल मिशन से कम नहीं है। हर डायरेक्शन एक नया इम्तिहान है और इसीलिए नॉर्थ कोरिया से निकलना सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मुश्किल एस्केप मिशन में से एक माना जाता है। अगर कोई नॉर्थ कोरियन तमाम खौफ, सर्विलियंस और रिस्ट्रिक्शन के बावजूद एस्केप करने का फैसला कर ले तो उसके सामने सबसे पहला सवाल होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाए। दुनिया के अक्सर लोग समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया से निकलना सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने जैसा है, लेकिन हकीकत में इस मुल्क की हर डायरेक्शन अपने अंदर एक अलग किस्म का खतरा छुपाई बैठी है। नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी ही उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं साउथ की। ये वो रास्ता है जो मैप में सबसे छोटा नजर आता है। आखिर साउथ कोरिया सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। दोनों एक ही जुबान बोलते हैं और एक वक्त में एक ही मुल्क हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों के दरमियान मौजूद है डीमिलिटराइज्ड जोन यानी कि DMZ। नाम से लगता है कि शायद यहाँ मिलिट्री नहीं होगी, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे हेविली गार्डेड बॉर्डर्स में से एक है। ये तकरीबन 250 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप है। इसकी दोनों तरफ हजारों सोल्जर्स हाई अलर्ट रहते हैं। डबल फेंसिंग, वॉच टावर्स, थर्मल कैमरास, मोशन सेंसर, फ्लड लाइट्स और कई इलाकों में लैंड माइंस इस बॉर्डर को लगभग नामुमकिन बना देती हैं। रात के अंधेरे में अगर कोई इस तरफ बढ़ने की कोशिश करे तो उसकी मूवमेंट कैमरास या सेंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो किसी तरह फेंसिंग तक पहुंच भी जाए तो उसके बाद लैंड माइंस और आर्म्ड पेट्रोल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसीलिए साउथ के रास्ते सक्सेसफुल एस्केप्स बहुत कम हुए हैं। 1996 से लेकर अब तक सिर्फ 20 के करीब फौजी इस रास्ते से एस्केप कर सके हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने यहाँ मजबूत सुरंगें और बैरियर्स लगाए हैं। अब चलते हैं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ कोरिया की चाइना के साथ लगभग 1350 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। इस बॉर्डर का ज़्यादा हिस्सा येलो रिवर और टू मैन रिवर के साथ लगता है। इसी वजह से अक्सर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर इसी रूट को चूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रास्ता बहुत आसान है। बॉर्डर के करीब फेंसिंग, गार्ड्स और सर्विलियंस मौजूद होती है। सर्दियों में जब दरिया जम जाता है कुछ लोग बर्फ पर चलकर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। गर्मियों में कुछ लोग तैरकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स और डिफेक्टर्स के इंटरव्यूज के मुताबिक कभी कभी कुछ लोग करप्ट गार्ड्स को रिश्वत देकर निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इस तरह की कोशिश हर जगह या हर वक्त मुमकिन नहीं होती और पकड़े जाने की सूरत में अंजाम बहुत सख्त हो सकता है। मान लीजिए कि कोई शख्स किसी तरह चाइना पहुंच भी गया, तो क्या अब वो आज़ाद है? जवाब है नहीं। चाइना अक्सर नॉर्थ कोरियन भागने वालों को पॉलिटिकल रिफ्यूजीज के बजाय इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर देखती है। अगर चाइनीज अथॉरिटी किसी डिफेक्टर को गिरफ्तार कर लें, पकड़े जाने पर नॉर्थ कोरिया वापस भी भेज देती है, जहां उन्हें टॉर्चर या एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से डिफेक्टर चाइना में भी खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारते हैं। वो अपनी पहचान छुपाते हैं, पुलिस से बचकर रहते हैं और हर वक्त डर होता है कहीं उन्हें डिपोर्ट ना कर दिया जाए। अब बात करते हैं ईस्ट की। नॉर्थ कोरिया की ईस्ट साइड सी ऑफ जापान से मिलती है। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर ज़मीनी बॉर्डर मुश्किल है तो बोट के ज़रिए भाग जाया जाए, लेकिन ये रास्ता भी इंतहाई खतरनाक है। समंदर का सर्द पानी, तेज़ लहरें और लंबा फासला किसी भी छोटी बोट के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरियन नेवी और कोस्टल पेट्रोल्स भी इस इलाके पर नज़र रखती हैं। अगर कोई बोट
शक के दायरे में आ जाए तो उसे रोका या पकड़ा जा सकता है। इसलिए ईस्ट के रास्ते सक्सेसफुल एस्केप बहुत ही रेयर है। अब देखते हैं वेस्ट को। वेस्ट में येलो सी मौजूद है, कुछ साउथ कोरियन आइलैंड इसी समंदर में मौजूद हैं, इसलिए नज़रियाती तौर पर ये रूट मुमकिन लग सकता है। लेकिन यहाँ भी नेवल पेट्रोल, कोस्टल सर्विलियंस और समंदर की मुश्किल कंडीशन इस सफ़र को बहुत डेंजरस बना देती हैं। छोटी फिशिंग बोट में इतना लंबा सफ़र करना खुद ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। 2025 में एक वाक़या हुआ जहां 3 लोग बोट के ज़रिए भागने की कोशिश में पकड़े गए और उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। यानी अगर हम चारों डायरेक्शंस को देखें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। साउथ लैंड माइंस और दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री बॉर्डर, नॉर्थ चाइना का रास्ता लेकिन डिपोर्टेशन का खतरा, ईस्ट गहरा समंदर और नेवी, वेस्ट येलो सी और कोस्टल पेट्रोल्स। हर तरफ एक नई दीवार खड़ी है। इसके अलावा जो लोग कामयाब होते हैं वो अक्सर एक और लंबा सफ़र शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया से निकलने के बाद वो चाइना में छुप कर रहते हैं, फिर ब्रोकर्स या अंडरग्राउंड एस्केप नेटवर्क की मदद से लाओस, वियतनाम या किसी दूसरे साउथ ईस्ट एशियन मुल्क के रास्ते थाईलैंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। थाईलैंड पहुंचने के बाद वो साउथ कोरियन एम्बेसी के अथॉरिटी से रब्ता करते हैं। अगर उनका असाइलम प्रोसेस कामयाब हो जाए तो आखिरकार उन्हें साउथ कोरिया ले जाया जाता है। सोचिए, नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया का फासला मैप पर सिर्फ कुछ किलोमीटर नजर आता है, लेकिन आज़ादी हासिल करने के लिए कई लोगों को हज़ारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। ये दुनिया का सबसे अजीब सफ़रों में से एक है। लेकिन एक सवाल और भी पैदा होता है कि आखिरकार दुनिया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नहीं करती? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। अगर कोई मुल्क सीधा हमला करे तो पूरे ईस्ट एशिया में जंग लग सकती है। दूसरी तरफ चाइना भी नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत अचानक गिर जाए, क्योंकि इससे लाखों रिफ्यूजीज उसके बॉर्डर की तरफ आ सकते हैं और उनका स्ट्रेटेजिक बैलेंस तब्दील हो सकता है। इसीलिए दुनिया सैंक्शंस, डिप्लोमेसी और प्रेशर का रास्ता इख्तियार करती है, लेकिन सीधी मिलिट्री इंटरवेंशन से बचती है। और शायद इसीलिए नॉर्थ कोरिया का निज़ाम आज भी कायम है। अगर हम इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को कंक्लूड करें तो हमें समझ आता है कि नॉर्थ कोरिया को सिर्फ उसकी आर्मी प्रोटेक्ट नहीं करती, उसकी हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, उसकी सर्विलियंस, उसका प्रोपेगेंडा, उसकी पॉलिटिक्स और सबसे बढ़कर लोगों के दिलों में बिठाया गया खौफ उसे दुनिया का सबसे मुश्किल मुल्क बना देते हैं। हम रोज़ इंटरनेट खोलते हैं, अपनी मर्जी से सफ़र करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और कभी सोचते भी नहीं कि ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए सिर्फ अपनी मर्जी से बॉर्डर क्रॉस करना भी एक ख्वाब है। और शायद इसीलिए नॉर्थ कोरिया से एस्केप करना सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंगों में से एक है।